हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, बहुत से लोगों में क्वेरीज़ हैं, आपने बहुत वीडियोस भी देखे होंगे आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। मैं आज आपको आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ। ये है क्या आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग? ठीक है, बहुत हर जगह आपने सुन लिया। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा कि ये शुरू कब से हुआ और अब तक क्या अपडेट है। सारे अपडेट आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ और सवाल उठते हैं। ये सारे क्वेरीज ग्रुप में आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, जैसे आरआरबी क्या प्राइवेटाइज हो जाएगा, इस पर भी हम देखेंगे, इस पर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक और सवाल उठता है कि क्या ये जो आरआरबी वैकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी। ये ऑलमोस्ट बहुत लोग श्योर हो चुके हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं आएगी कि नहीं आएगी, इस पे हम बात करेंगे आपसे। क्या ये जो आरआरबी की वैकेंसी अगर आ जाती है तो क्या ये लास्ट वैकेंसी होगी आरआरबी की? चलिए इसे भी देखेंगे हम। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द डीप। तो एंटर करते हैं वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पांडे है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सौरभ पांडे ऑफिशियल से। और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सौरभ पांडे ऑफिशियल चैनल से सर्च करके जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको मैक्सिमम वीडियोस की या हर वीडियोस की आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ये हमारा ग्रुप है IBPS आरआरबी स्किल 2 का। आप हमारे ग्रुप से जुड़ें और आप देख रहे होंगे यहाँ 3145 अभी इससे ऊपर हो चुके हैं। इसी ग्रुप से जुड़ें आप। और अगर आप चाहें तो प्रेप टास्क चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस की अभी अपडेट चल रही है। कुछ बाद में पीडीएफ्स और प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको, सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो फिर हम अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। हम बात कर रहे हैं अभी 1 अप्रैल। ये जो स्टोरी शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? ये जो परेशानी शुरू हुई, या आप कहें ये जो सुगबुगाहट थी, ये कहाँ से शुरू हुई? ये एक्चुअली शुरू हुई 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, 11th बाईपार्टाइट यानी कि BPS बाईपार्टाइट सेटलमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें तो लिखी गई, लेकिन उसमें एक पॉइंट लिख दिया गया। ठीक है, वो पॉइंट जो था वो आगे चल के, इन्हें शायद नहीं पता था, वो पॉइंट जो है आगे चल कर के काफ़ी बड़ा पॉइंट बन गया और सबके लिए, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिरदर्द बन गया। क्या था वो पॉइंट? थोड़ा मैंने इसको क्लैरिटी से निकाला है बाहर। द अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 11th BPS फॉर द फर्स्ट टाइम will be examined once a decision is taken on restructuring of RRBs। इससे पहले भी बहुत बार डिस्कशन हुआ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ RRBs पे, लेकिन अभी जो ये रीसेंट था, ये 1 अप्रैल का था कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ RRBs यहाँ पर इन्होंने लिख दिया और बता दिया। अब इसके बाद परेशानी शुरू हुई। अब इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। ठीक है, ये DFS होता क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने एलैबोरेट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि 4 अप्रैल को किसी ने 4 अप्रैल को RTI फाइल की और उसमें तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे। आपको दिख रहा होगा, ये कई तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि व्हाट इज़ RRB रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स। ठीक है, RRB रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल है क्या? ठीक है, इज़ देयर एनी कमिटी फॉर्म्ड इन दिस रिगार्ड? क्या कोई इसके रिगार्डिंग कमिटी बनी है? इसके बारे में इन्होंने पूछा। इज़ देयर एनी टाइम लाइन बाई विच द रीस्ट्रक्चरिंग इज़ टू बी कम्प्लीटेड? क्या ऐसा कोई टाइम लाइन है जिसके अंदर जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होने वाली है? तमाम तरह के सवाल पूछे। लेकिन जो उधर से रिप्लाई आया वो आया आपका 7 मई 2021 को। ठीक है, 7 मई 2021 को क्या रिप्लाई आता है कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बना दी गई है। बात को समझिएगा, एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है टू इवेल्युएट सस्टेनेबिलिटी ऑफ RRBs अंडर द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक है, RRBs का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है।
ठीक है, और ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देखेगी, ठीक है, और बाकी चीज़ों को एग्जामिन करेगी, टर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू मेक आरआरबीज वायबल एंटाइटी, ताकि वो आरआरबी को एक वायबल एंटाइटी बना सकें। दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन हमारे मतलब के क्या था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई जो आपके आरआरबी रीस्ट्रक्चरिंग को देखेगी। ना ये एक दूसरा बड़ा सिरदर्द बन गया, ठीक है। अफवाहें बहुत थी, उसके कारण एक आरटीआई फाइल हुई, जिसके कारण क्या बोलें उसको, और उस अफवाह को थोड़ी और हवा मिल गई। ना अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्रोनोलॉजी आती है, आपको आई होप स्टोरी समझ में आ रही होगी कि पहले डीएफएस ने कुछ खुलासा किया, उसके बाद इस आरटीआई ने थोड़ा तहलका मचाया। अब बात आते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो गई तब बात आती है 21 मई 2021 को, यानी कि 21 मई 2021 को ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी लेटर लिखा, और उसमें क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, क्या किस चीज़ के लिए लेटर लिखा, रिपोर्टेड, देखिए, प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आरआरबीज, ठीक है, रिपोर्टेड डिफेक्टिव स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कुछ डिफेक्टिव स्टेप्स लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उनके लिए आवर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द रिपोर्टेड प्रपोजल, हमारा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है रिपोर्टेड प्रपोजल के खिलाफ। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्टेड प्रपोजल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अपना शो करते हैं। और उन्हें कुछ पॉइंट्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिटेल्स आर अवेटिंग बट सम इम्पॉर्टेंट, देखिए डिटेल्स भले ही अवेटिंग हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन गैदर्ड, द इंडिकेशन एंड हिंट्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठा किए हैं उस जो भी प्रपोजल था उस प्रपोजल के, और कुछ हिंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चलिए ये 21 मई के विवाद को भी समझ लेते हैं कि 21 मई को क्या प्रॉब्लम आई। देखिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैं क्या करूं, छोड़ दूं तैयारी, ये सारी चीज़ें थी। दैट्स वाई मैं ये वीडियो ला रहा हूं, ताकि आपको टोटल क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि थोड़ी वीडियो आपने हर जगह देखी होगी। ये आपको फुल वीडियो मिल रही है जो शुरू से अंत तक आपको डिटेल समझाने के लिए मैंने बनाया है कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। पूरी शुरू से अब तक की स्टोरी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ देखिए, तो इनको जो हिंट मिला उसमें कई तरह के हिंट थे, ठीक है, लेकिन जो मेजर पॉइंट था ये मैंने दूसरी जगह से लिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये 20 का है वो 21 का था। तो लेकिन ये जो था ना, ये इनका पॉइंट था, ठीक है। इस जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल में क्या बोला गया था, उनके हिंट के हिसाब से जो आरआरबीज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे वो? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और ए कैटेगरी में आपके 18 आरआरबीज होंगे। ये आपको मैं बता दूं कि ये हिंट चल रहा है 21 तारीख का, जो लेटर लिखा गया था रिबा द्वारा, RRBEA, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा। नाउ ए में 18 आरआरबीज हैं, सॉरी, ए में आपके 18 आरआरबीज होंगे, ठीक है। बी में आपके देख सकते हैं 16 आरआरबीज हैं, ठीक है, और सी में आपके 9 आरआरबीज हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनाया गया है, यानी कि जिनको किसी कैपिटल की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, जो वेल परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे, वो हो जाएंगे आपके 18 आरआरबीज। नाउ जिनको थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की कहें या कैपिटल सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, तो उन्हें इन्होंने बी कैटेगरी में डाल दिया। और तीसरा, जिन्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है और जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, उनको ये सी कैटेगरी में डालेंगे। इन सब के लिए आप देखेंगे कि टोटल 11,000 करोड़ रुपए का प्लान चल रहा है, जिसमें से 5500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसी के बैकग्राउंड में सारी प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि आरआरबी को मेजरली यहाँ प्रॉब्लम थी, यानी कि जो आरआरबी एम्प्लॉय एसोसिएशन था उसको यहाँ प्रॉब्लम थी, ठीक है। और चीज़ क्या कही गई कि ये जो था, इस पूरे मुद्दे में एक चीज़ और इन्वॉल्व की गई। एक मैंने ये बताया, और 2-3 प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आरआरबी एक्ट, जैसा कि आरआरबी ने लिखा कि आरआरबी एक्ट 1976 आया था। आरआरबी एक्ट 1976 के थ्रू जो है वो ये आरआरबी बना था, जो कि किसी भी कैटेगराइजेशन के खिलाफ था,
ठीक है, उसमें कोई भी कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कशन नहीं था, और कैटेगराइजेशन ना हो इसीलिए आरआरबी 1976 आया था। तो इनका कहना है कि ये आरआरबी एक्ट 1976 का वायलेशन है। ठीक है, पहला, दो एतराज़ आपको बताया मैंने। थर्ड है कि अगर ओनरशिप गिवन हो जाती है, इन्हें हिंट मिला था कि ये सब जो आरआरबीज़ हैं इनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने 50% जो स्टेक है वो स्पॉन्सर बैंक को दे देंगी। ठीक है, ठीक है। तो इनको था कि कुछ आरआरबीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके जो नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक है या कहें जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनमें मर्ज कर दिया जाएगा तो वहाँ जो है वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र के खिलाफ है। जो आरआरबी है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि पूरा जो स्पॉन्सर बैंक है उसको टोटल पावर दे दिया जाए। समझिए, इसके पास ऑलरेडी 35% है और 50% और मिल जाएगा तो ऑलमोस्ट 85% तो उसी के पास आ गया। तब तो वो पूरा ओनरशिप हो गया उसके पास। तो इसके खिलाफ आरआरबीज़ जा रहे हैं। नाउ डिस्पैरिटी इन अलाउंस, अच्छा, और अगर ऐसा हो जाएगा यानी कि अगर स्पॉन्सर्ड बैंक को ये सब मिल जाएंगे, तो आप जानते हैं कि अगर मर्जर हो या स्पॉन्सरशिप बैंक को दे दिया जाए तो जो अलाउंस होते हैं आप देखते ही हैं कि सब में डिस्पैरिटी होने लगती है। जितने अलाउंसेस होते हैं वो अपने जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं मतलब स्पॉन्सर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा अलाउंस मिलता है, और अलाउंस की डिस्पैरिटी तो चलती ही है। नाउ अब आरआरबी ने एक चीज़ को सपोर्ट किया है। रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कहा है कि इससे बेहतर है कि नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बन जाए, एनआरबीआई बन जाए। ठीक है, इसको भी समझेंगे, एनआरबीआई बन जाए। अब इसके सपोर्ट में अभी आप देखेंगे कि एक मूवमेंट, एक ट्विटर मूवमेंट भी चलने वाला है। ठीक है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी डिटेल्स को समझते हैं। मैं आपको इस पूरे जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी स्टोरी को समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें हुई, आरआरबी ने अपना लेटर लिख दिया। अब इसके बाद सामने आया ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। इसने भी फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर भेजा, और इस पूरे लेटर का निचोड़ क्या है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो आपको ये हर जगह वायरल है, आपको मिल जाएगा, आप उसको लेकर के डिटेल पढ़ लेना। लेकिन इसका टोटल का क्या मतलब है, पहले तो इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका बांधी है। ठीक है, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। नाउ इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम स्पॉन्सर बैंक में आरआरबी के मर्जर को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हैंस वी अर्ज अपॉन द गवर्नमेंट टू कंसीडर द मर्जर ऑफ ऑल आरआरबीज विद द स्पॉन्सर बैंक। सभी आरआरबीज़ को स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्जर कर दिया जाए, हम ये चाहते हैं। इसके बाद इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देखिए, ये तो आपने सारी चीज़ें समझ ली, और अब तक का जो अपडेट है वो यही है कि अभी तक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का ये लास्ट जो कि 24 मई को आया, ठीक है, ये था। अब मैं कुछ आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। ये सभी जो है ना, ये सभी राय मशवरा दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, जब ये सब अपने अपने डिसीजंस दे रहे हैं, या हम कहें कि ये दीज आर ऑल प्रपोजल्स, ये सभी प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रपोजल है ये किसका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा किसका नहीं, ये अभी कोई नहीं जानता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग को समय लगता है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता भी है तो इसके लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न, या हम कहें कि एक क्वेश्चन आपका दूर हो जाता है कि विल आरआरबी वैकेंसीज कम्स। यस, ऑफ कोर्स आरआरबी वैकेंसी 2021 इज कम। ठीक है, ये ज़रूर आएगा। ठीक है, नाउ एक और प्रॉब्लम आती है, क्या अगले साल आरआरबी की वैकेंसी नहीं आएगी? देखिए, इसका जवाब दो शब्दों में है, यहाँ कहें कि दो लाइन में है। पहला लाइन ये है आपका कि आरआरबी 2022 की वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं भी।
पहला पॉइंट इसलिए आ सकती है क्योंकि इतनी जल्दी आरआरबी की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आजकल की सिचुएशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डिस्पैरिटी है, या कहें कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि बहुत तेज़ बहुत चीज़ें सडन हो जा रही हैं। फिर भी ये बहुत कम चांस है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इस आरआरबी को, ठीक है, जो आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, इस आरआरबी को अपना लास्ट आरआरबी वैकेंसी समझ करके काम करें, ठीक है। इसको अपना लास्ट समझ के उसके बाद प्रिपरेशन करें। आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत बूस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि इस आरआरबी को ही आप लास्ट समझें। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर भी आरआरबी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आरआरबी की वैकेंसी ना आए ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है। बस यही मेन स्टोरी है और यही मेन रीज़न है, ठीक है। एक बार और इन लाइन विद समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं लास्ट सम अप करना चाहता हूं कि डीएफएस पहले आता है आपका बाईपार्टाइट सेटलमेंट, उसके बाद आता है डीएफएस एंड देन फिर आरटीआई रिप्लाई, ठीक है, डीएफएस की आरटीआई रिप्लाई, और उसके बाद आता है आरआरबी का, आरआरबी एसोसिएशन का, नाउ एम्प्लॉय एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन आ जाता है, ठीक है। अभी तक की यही स्टोरी है, ठीक है। लेकिन दीज आर ऑल प्रपोजल्स। आप अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर मत कीजिए, प्रिपरेशन में लगे रहिए, ताकि बहुत लोगों का सवाल था कि क्या मैं प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं। ज़रूर कीजिए। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी बिकॉज वैकेंसीज आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अभी तक सारी वैकेंसीज रिपोर्ट कर चुके हैं सारे बैंक, तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। कुछ ही समय में, या कहें कि हो सकता है 30 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के आसपास आपको वैकेंसी देखने को, वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। लेकिन तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।